नंद राजवंश प्राचीन भारत का ऐसा प्रथम राजवंश था जिसके राज्य की सीमा का विस्तार गंगा घाटी के आगे तक भी हुआ। संभवतः इसी कारण से पुराणों में नंदों को एकराट एवं एक क्षत्र की संज्ञा दी गई है। किंतु जब हम इस राजवंश की उत्पत्ति के विषय में विभिन्न स्रोतों को देखते हैं तो हम देखते हैं कि विभिन्न स्रोतों में उनके उत्पत्ति के विषय में स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा गया है। इस वीडियो में हम नंद राजवंश की उत्पत्ति के इसी रहस्य को भेदने का प्रयास करेंगे। अब यदि हम इन स्रोतों की बात करें जिनमें नंद राजवंश की उत्पत्ति के बारे में लिखा गया है तो हम देखते हैं कि हमारे पास मुख्य रूप से दो प्रकार के स्रोत हैं, विदेशी स्रोत एवं भारतीय स्रोत। और भले ही हम विदेशी स्रोत की बात करें या भारतीय स्रोतों की बात करें तो एक बात स्पष्ट है कि यह सभी स्रोत नंद राजवंश के समकालीन नहीं हैं। यह सभी स्रोत नंद राजवंश के पतन के कई समय बाद लिखे गए थे, तो यह हमें स्पष्ट रूप से ध्यान रखना चाहिए। अब पश्चिमी स्रोतों की यदि हम बात करें तो अधिकांश स्रोत सिकंदर के भारतीय अभियान पर केंद्रित हैं और इन स्रोतों के अनुसार जब सिकंदर भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में स्थित था उस समय भारतीय उपमहाद्वीप के पूर्वी भूभाग पर एक साम्राज्य का शासन था और इस साम्राज्य पर अधिकार करने वाला जो राजवंश था उसके विषय में भी हमें इन विदेशी स्रोतों में जानकारी पढ़ने को मिलती है। यदि हम डियोडोरस जो कि एक ग्रीक इतिहासकार था प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व का, या कर्शियस जो कि एक रोमन इतिहासकार था प्रथम शताब्दी का, इन दोनों स्रोतों को पढ़ें तो हमें बताया जाता है कि जब सिकंदर ब्यास नदी के पश्चिमी तट पर खड़ा था उस समय राजा पोरस इस पूर्वी राजा के विषय में सिकंदर को जानकारी देते हैं। डियोडोरस को यदि हम पढ़ें तो इसमें इस पूर्वी साम्राज्य का जो राजा है उसे ज़ेंड्रेमिस बताया गया है, वहीं कर्शियस इस राजा को एग्रेमिस बताते हैं। परंतु इन दोनों स्रोतों के में जो जानकारी पोरस ने सिकंदर को दी थी वह एक समान ही है। तो यदि हम देखें कि क्या जानकारी पोरस ने सिकंदर को दी थी तो इन दोनों स्रोतों के अनुसार सिकंदर को पोरस यह बताते हैं कि जो यह राजा ज़ेंड्रेमिस या एग्रेमिस था इसका जो पिता था वह एक नाई था। नाई होने के कारण एग्रेमिस का जो यह पिता था वह राजमहल आया जाया करता था और कुछ समय बाद इस नाई ने रानी से प्रेम संबंध बना लिए और वह रानी के अति निकट आ गया। रानी का विश्वास पात्र होने के कारण इस नाई को राजमहल के किसी भी कक्ष में जाने की अनुमति प्राप्त थी और इसी का लाभ उठाते हुए उसने एक दिन अवसर पाया और राजा की हत्या कर दी। राजा के हत्या के पश्चात जो राजकुमार थे वह आयु में अभी बहुत छोटे थे, इसलिए रानी ने इस नाई को इन राजकुमारों का संरक्षक नियुक्त किया। परंतु यह जो नाई था वह बहुत महत्वाकांक्षी था और उसने इन छोटे राजकुमारों की हत्या कर दी और रानी से विवाह करने के पश्चात वह स्वयं राजगद्दी पर विद्यमान हो गया। जो इस नाई या जो नया राजा था इसका जो पुत्र था वह एग्रेमिस या ज़ेंड्रेमिस था। तो यह जानकारी पोरस सिकंदर को देते हैं। तो इस प्रकार की जानकारी नंदों की उत्पत्ति के विषय में हमें डियोडोरस एवं कर्शियस से मिलती है। वहीं एक और अन्य ग्रीक इतिहासकार प्लूटार्क की बात करें तो प्लूटार्क में हमें यह बताया जाता है कि जो यह पूर्वी राजा था वह निम्न कुल का था। तो इतनी सी जानकारी केवल हमें प्लूटार्क में दी गई है। हमें यह नहीं बताया गया कि जो यह राजा था उसका पिता नाई था। तो इस प्रकार की जानकारी केवल हमें डियोडोरस एवं कर्शियस में ही पढ़ने को मिलती है। वहीं प्लूटार्क में हमें केवल यह बताया गया है कि जो यह राजा था वह निम्न कुल का था। अब यदि हम भारतीय स्रोतों की बात करें तो इसमें हमारे पास 3 प्रकार के स्रोत हैं। प्रथम तो है पुराण, दूसरे हैं जैन स्रोत और तीसरे हैं बौद्ध स्रोत। अब यदि हम पुराणों को देखें तो अधिकांश पुराण नंदों से रुष्ट जान पड़ते हैं। संभवतः इसीलिए पुराणों में नंदों को अधार्मिक बताया गया है और पुराणों में हमें यह भी बताया जाता है कि जो प्रथम नंद राजा था वह था
महानंद। विष्णु पुराण को यदि हम पढ़ें तो नंदों के उत्पत्ति के विषय में विष्णु पुराण में यह कहा गया है, महानंद का पुत्र एक शूद्र नारी के गर्भ से जन्म लेगा, उसका नाम महापद्मनंद होगा और वह अत्यंत लोभी होगा। दूसरे परशुराम की भांति वह सभी क्षत्रियों का विनाश कर देगा और संपूर्ण धरती को एक सत्ता के शासन में ले आएगा और उसके बाद से धरती पर राज्य करने वाले सभी राजा शूद्र ही होंगे। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि विष्णु पुराण के इस विवरण में नंदों को स्पष्ट रूप से शूद्र नहीं बताया गया है। हमें केवल यह बताया गया है कि महापद्मनंद की माता एक शूद्र थी। वहीं जो दूसरी जानकारी हमें इस विवरण में दी गई है कि नंदों के पश्चात जितने भी राजा होंगे वह सभी शूद्र होंगे, इस विवरण में एक समस्या है, क्योंकि पुराणों में ही हमें बताया गया है कि कण्व राजवंश एवं शुंग राजवंश ब्राह्मण वर्ण का था। तो इससे हम यह देख सकते हैं कि पुराणों में ही विरोधाभास निहित है। इसके साथ साथ हम यह भी देख सकते हैं कि एक ओर पुराणों में नंदों को अधार्मिक बताया गया है, वहीं दूसरी ओर एक राट, एक क्षत्र या द्वितीय परशुराम आदि संज्ञाओं का प्रयोग भी नंदों के लिए किया गया है। इन संज्ञाओं का प्रयोग हमसे हम देख सकते हैं कि जो पुराण थे वह नंदों की सैन्य शक्ति से अति प्रभावित थे। द्वितीय परशुराम की जो उपाधि है वह यह भी दर्शाती है कि नंदों के काल में ही गंगा घाटी के जो अधिकांश क्षत्रिय राजवंश थे उनका विनाश नंदों द्वारा हो गया था। पुराणों की भांति ही बौद्ध ग्रंथों में भी नंदों की उत्पत्ति के विषय में कुछ अधिक स्पष्ट नहीं कहा गया है। यदि हम महावंश टीका को पढ़ें, जो कि एक बौद्ध ग्रंथ है, उसमें नंदों के लिए अन्नत कुल शब्द का प्रयोग किया गया है। अन्नत कुल का अर्थ हुआ वह जिसके कुल का कोई पता ठिकाना ना हो। और इस ग्रंथ में हमें बताया जाता है कि जो प्रथम नंद राजा था जिसका नाम उग्रसेन था, वह बाल्यकाल में लुटेरों के हाथों लग गया था और कुछ समय बाद जो यह उग्रसेन था वह लुटेरों का सरदार बन गया। सरदार बनने के पश्चात हमें महावंश टीका में बताया जाता है कि उग्रसेन ने इस लुटेरे के गिरोह के साथ आसपास के जो राज्य थे उन पर आक्रमण किया, परंतु उग्रसेन के पिता कौन थे, माता कौन थी, इस प्रकार की जानकारी हमें महावंश टीका में नहीं मिलती। अब यदि हम जैन ग्रंथों को देखें तो हम देखते हैं कि पुराणों एवं बौद्ध ग्रंथों में जो अस्पष्टता है वैसी जैन ग्रंथों में नंदों की उत्पत्ति के विषय में नहीं है। एक जैन ग्रंथ है जिसका नाम है आवश्यक सूत्र। आवश्यक सूत्र के अनुसार जो नंद साम्राज्य का संस्थापक था वह एक नाई का पुत्र था। अब इस प्रकार की जानकारी यदि आपने ध्यान दी हो तो विदेशी स्रोतों में भी दी गई है, मुख्य रूप से डियोडोरस एवं कर्शियस में। परंतु डियोडोरस एवं कर्शियस में दी गई जानकारी एवं आवश्यक सूत्र में दी गई जानकारी में एक बड़ा अंतर है। डियोडोरस एवं कर्शियस के अनुसार जो यह नाई होता है वह रानी से विवाह करने के पश्चात नंद साम्राज्य की स्थापना करता है, परंतु आवश्यक सूत्र में नाई का पुत्र नंद साम्राज्य की स्थापना करता है और जो उसकी माता होती हैं वह रानी नहीं एक वेश्या होती है। और आवश्यक सूत्र में जो नंदों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया है वह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वह है नाप्ती दास अर्थात नाई का दास। तो इससे हम देख सकते हैं कि जो इन दोनों स्रोतों में जिस प्रकार की जानकारी दी गई है उसमें एक बहुत बड़ा अंतर है। नंदों की उत्पत्ति के विषय में इन तीनों प्रकार के स्रोतों का विश्लेषण करने के पश्चात हम यह कह सकते हैं कि जो यह तीनों प्रकार के स्रोत हैं वह एक तथ्य पर सहमत हैं। वह एक तथ्य है कि जो नंद राजा थे वह निम्न कुल से संबंध रखते थे, परंतु प्राचीन भारत का एक ऐसा स्रोत है जिसमें नंद राजाओं को उच्च कुल का बताया गया है,
वह स्रोत है मुद्र राक्षस। मुद्र राक्षस एक संस्कृत नाटक है जो कि 5वीं शताब्दी एवं 8वीं शताब्दी के बीच लिखा गया था। और इस नाटक में हमें बताया गया है कि जो नंद थे वह उच्च कुल के थे, और हमें यह भी बताया गया है कि जो कुल नंद राजा थे वह 10 थे। अब यह जो जानकारी है वह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पुराणों एवं बौद्ध ग्रंथों में हमें बताया जाता है कि कुल नंद राजा 9 थे। तो इस प्रकार की भिन्नता हमें मुद्र राक्षस एवं अन्य स्रोतों में देखने को मिलती है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि नंदों की उत्पत्ति के विषय में विभिन्न स्रोत भिन्न भिन्न बातें कह रहे हैं। हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि वीर एवं योग्य व्यक्तियों का परिचय उनका कुल एवं जाति नहीं देती। ठीक उसी प्रकार से नंदों का महत्व उनके उच्च कुल या नीचे कुल के होने से घटता या बढ़ता नहीं है। किंतु इतिहास का छात्र होने के कारण हमें एक राजवंश की उत्पत्ति के विषय में जानना चाहिए। इस वीडियो के पश्चात आप यह प्लेलिस्ट देखें जिसमें मैंने मगध का किस प्रकार से उदय हुआ उसके इतिहास का पूर्ण रूप से विवरण दिया है। यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।